हे गाइस, इस वीडियो पे आज हम बोर्स एटॉमिक मॉडल को देखने वाले। ये आपके मॉडर्न फिजिक्स का नेक्स्ट पार्ट है। इससे प्रीवियस वीडियो पे हमने रदरफोर्ड स्कैटरिंग एटॉमिक मॉडल को देखा था। तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग क्या था कि एटम का जो मास है आपका वो न्यूक्लियस पे कंसंट्रेटेड है और न्यूक्लियस आपके पॉजिटिव चार्ज का बन रखा। उसके अराउंड आपके नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जिसे हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं वो आपके यहाँ पर रिवॉल्व कर रहे हैं। ये रदरफोर्ड का मानना था। बोर्स ने भी यहाँ पर जो रदरफोर्ड के कंसेप्ट थे उनको यहाँ पर एक्सेप्ट किया, लेकिन उनके अकॉर्डिंग क्या था, उन्होंने कहा कि आपका जो न्यूक्लियस है वो तो पॉजिटिव चार्ज से बना ही है जैसे रदरफोर्ड ने कहा था, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आपके रिवॉल्व भी कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड। लेकिन बोर्स का ये मानना था कि जो आपके नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिसे हम इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं, जो आपके न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे, वो आपके एक स्टेशनरी ऑर्बिट, एक फिक्स्ड ऑर्बिट, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेंगे। उनका एक आपका परमिसिबल ऑर्बिट होगा इलेक्ट्रॉन्स का, उसी ऑर्बिट में ही आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करने वाले हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो बोर का ये मानना था, ठीक है। तो उन्होंने रदरफोर्ड के कंसेप्ट को एक्सेप्ट भी किया, लेकिन साथ ही साथ उन्हें क्वांटम की थ्योरीज भी लगाई जो प्लांक्स ने दी थी, आइंस्टीन ने दी थी, उनको भी यहाँ पर एक्सटेंड किया, उनके साथ यहाँ पर अपना एटॉमिक मॉडल बताया। तो बोर्स के अकॉर्डिंग क्या था कि न्यूक्लियस के अराउंड आपके जो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स रिवॉल्व करेंगे वो आपके स्टेशनरी ऑर्बिट में करेंगे। उनका आपका एक परमिसेबल ऑर्बिट होगा, उनकी एनर्जी आपकी फिक्स रहेगी, और साथ ही साथ वो आपकी एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। ये हमने रदरफोर्ड में ड्रॉबैक्स में देखा था कि जब आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस तो वो अपनी एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं। एनर्जी रेडिएट करने से क्या होगा, वो न्यूक्लियस में फॉल करेंगे किसी टाइम के बाद। लेकिन बोर्स का क्या मानना था कि जब आपका इलेक्ट्रॉन किसी स्टेशनरी ऑर्बिट में, किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उस समय आपका वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा उस ऑर्बिट में। वो तभी एनर्जी रेडिएट करेगा जब वो आपका हायर परमिसिबल ऑर्बिट से लोअर परमिसिबल ऑर्बिट में जंप करेगा, तभी आपको एनर्जी रेडिएट करने वाला है। वैसे आपका एनर्जी वो रेडिएट नहीं करेगा, ये बोर्स का मानना था। तो क्या चीज़ लिखी है, बोर कंबाइंड द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल विद द क्वांटम आइडियाज ऑफ रेडिएशन पुट फॉर्थ बाय प्लैंक एंड आइंस्टीन। तो बोर ने रदरफोर्ड मॉडल को एक्सेप्ट भी किया। उनका मानना यही था कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और उसके अराउंड आपके नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो रदरफोर्ड की कंसेप्ट से उन्हें एक्सेप्ट यहाँ पर किया, लेकिन साथ ही साथ उन्हें क्वांटम के जो आइडियाज़ है जो यहाँ पर प्लांक्स ने दिए थे, आइंस्टीन ने दिए थे, उनको भी अपने मॉडल पे क्या इंक्लूड कर दिया। ही एक्सेप्टेड रदरफोर्ड कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल इन विच द एटम कंसिस्ट ऑफ positively charged nucleus, but postulated that the negatively charged particle known as electrons move around the nucleus in a few widely separated permissible orbit। उन्होंने रदरफोर्ड की कंसेप्ट को एक्सेप्ट भी किया, जो उनका न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल था, जिसमें उन्होंने कहा था कि एटम का जो पूरा मास है वो आपका न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड है और न्यूक्लियस आपका एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बन रखा है, और साथ ही साथ आपके जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। लेकिन बोर का ये मानना था कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आपके रिवॉल्व करेंगे वो आपके एक सेपरेटेड, वाइडली सेपरेटेड परमिसिबल ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। ये बोर्स का अकॉर्डिंग ये मानना था। द ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड and it does not radiate energy while moving in a fixed orbit known as stationary orbit। इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगा और एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा जब आपका उस फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो, और उस फिक्स्ड ऑर्बिट को हम कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट या परमिसिबल ऑर्बिट या पर्टिकुलर ऑर्बिट। दस इन बोर्स थ्योरम या बोर्स थ्योरी, इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन सम पर्टिकुलर ऑर्बिट ऑफ डेफिनेट रेडियाई एंड नॉट ऑफ ऑल रेडियाई, ये सजेस्टेड बाय रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग क्या था कि इलेक्ट्रॉन आपके न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा किसी भी ऑर्बिट में, कहीं भी आपका रिवॉल्व कर सकता है। लेकिन बोर्स के अकॉर्डिंग क्या था कि वो आपका एक स्टेशनरी ऑर्बिट में, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में या परमिसिबल ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगा। ये बोर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, दूसरी चीज़ क्या थी कि इलेक्ट्रॉन, हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन आपका उस ऑर्बिट में क्या एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। वो कब एनर्जी रेडिएट करेगा, जब आपका वो हायर परमिसिबल ऑर्बिट से या हायर स्टेशनरी ऑर्बिट से जंप करेगा टू अ लोअर स्टेशनरी ऑर्बिट। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एक एटम है, न्यूक्लियस आपके पास यहाँ पर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है। ये आपका ऑर्बिट नंबर 1 है, n=1, n=2 और n=3, ठीक है। तो इसमें आप देखो कि इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर है n=3 पे और वो जंप कर रहा है n=3 से टू n=2। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इवॉल्व कर रहा है इस ऑर्बिट में, तब आपका एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा है। वो तभी एनर्जी रेडिएट करेगा जब आपका वो हायर परमिसिबल ऑर्बिट से लोअर परमिसिबल ऑर्बिट जाएगा। जब आपका n=3 से n=2 जाएगा, एनर्जी में डिफरेंस आएगा, तभी आपका वो क्या करेगा, रेडिएट करेगा। इलेक्ट्रॉन्स आपका एनर्जी को रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है। तो लाइट के फॉर्म पे आपका यहाँ पर वो एनर्जी को रेडिएट कर सकता है। वैसे कैसे भी कर सकता है, यहाँ पर हमने कहा कि लाइट के फॉर्म पे यहाँ पर एनर्जी को रेडिएट करेगा। तो ये बोर्स के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग था।
और जो आपको यहाँ पर एक डॉट डॉट दिख रहा है, ये आपको ये बता रहा है कि आपका नॉन परमिसिबल ऑर्बिट है, इसमें आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा। उसी में करेगा जिसमें आपका जो इलेक्ट्रॉन है परमिसिबल ऑर्बिट्स में, तो उसी में आपका रिवॉल्व करने वाला है। नॉन परमिसिबल ऑर्बिट जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है डॉटेड लाइन से, ये आपके नॉन परमिसिबल ऑर्बिट है, तो इसमें आपका इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रिवॉल्व नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अब नेक्स्ट आपके पास आता है यहाँ पर बोर्स एटॉमिक मॉडल के जो पोस्टुलेट्स है, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है, वो इस वीडियो पे यहाँ पर हम देखने वाले। और स्पेक्ट्रल सीरीज जो आपकी हाइड्रोजन एटम की होती है, जिसमें आपके लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट सीरीज ये सब आपकी आती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो पे डिटेल पे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो पे हम 3 पोस्टुलेट और जितने भी डेरिवेशंस है बोर्स एटॉमिक मॉडल के अंदर, वो हम देखने वाले हैं। तो बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था? उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो आपका इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स्ड स्टेशनरी ऑर्बिट में या एक नॉन रेडिएटिंग सर्कुलर ऑर्बिट में, तो रोटेट करने के लिए जो आपका नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r होता है, तो रोटेट करने के लिए किसी ऑर्बिट में एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स आपका किससे बैलेंस हो रहा है? वो सेंट्रीपिटल फोर्स आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, जो आपके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, उससे आपका वो सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस हो रहा है। तो ये आपका बोर्स का फर्स्ट पोस्टुलेट था कि व्हेन इलेक्ट्रॉन रोटेट अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस स्टेशनरी या नॉन रेडिएटिंग सर्कुलर ऑर्बिट, द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू कीप द इलेक्ट्रॉन इन द क्लोज्ड सर्कुलर ऑर्बिट इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेशनरी ऑर्बिट में ही रहे, उस सर्कुलर ऑर्बिट में ही, उस स्टेशनरी ऑर्बिट या फिक्स्ड ऑर्बिट में ही रोटेट करे। तो वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो आपका किससे बैलेंस हो रहा है, वो किससे प्रोवाइड हो रहा है? वो आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है न्यूक्लियस के बीच में, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन है, तो उनके बीच में जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो उनसे आपका वो बैलेंस हो रहा है। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन का मास m है, इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है जब आपके उस स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, वो आपके पास v है। ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट का जो आपका रेडियस है, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, तो उसका मान लेते हैं कि रेडियस आपका r है। तो आपका जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको हम Fc से शो करते हैं, और वो किसके इक्वल होगा? mv²/r के। क्लियर हो गया? तो ये आपका तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया जो सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करने के लिए चाहिए इलेक्ट्रॉन को। देन आता है आपका न्यूक्लियस में चार्ज। न्यूक्लियस में चार्ज क्या है? Ze, जहाँ पर Z क्या है आपके पास? एटॉमिक नंबर है, 1 2 कुछ भी हो सकता है कि हम कौन सा यहाँ पर एटम ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम F से शो करेंगे, किसके इक्वल होता है? 1/4πε0 Ze इंटू, और इलेक्ट्रॉन Ze इंटू E/r²। 1/4πε0 क्या है? K हो गया, तो K Ze²/r²। तो बोर्स के फर्स्ट पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग क्या था कि जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स था वो किसको बैलेंस कर रहा है? किससे आपका बैलेंस हो रहा है? जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो जो mv²/r है दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, वो किसके इक्वल होगा? kZe²/r² के, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 होगा। तो जो आपका फर्स्ट पोस्टुलेट से, बोर का जो फर्स्ट पोस्टुलेट था, उससे जो आपकी इक्वेशन आ रही है वो आपकी ये है। ठीक है फिर आता है आपका बोर का सेकेंड पोस्टुलेट। बोर का सेकेंड पोस्टुलेट क्या कहता है? अब जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं परमिसिबल ऑर्बिट्स की या स्टेशनरी ऑर्बिट की, तो जब हम परमिसिबल ऑर्बिट कह रहे हैं तो हम कब कहेंगे कि आपका ऑर्बिट परमिसिबल है इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए उस ऑर्बिट में? कब होगा परमिसिबल? इलेक्ट्रॉन का परमिसिबल होगा उस स्टेशनरी ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन का टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम मतलब mvr, इलेक्ट्रॉन का टोटल एंगुलर मोमेंटम जब आपका इक्वल होगा टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π के, जहाँ पर h आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, तभी आपका इलेक्ट्रॉन उस स्टेशनरी ऑर्बिट में, उस फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। ये आपका सेकेंड पोस्टुलेट कहता है बोर का कि ओनली दोस ऑर्बिट आर परमिसिबल फॉर द इलेक्ट्रॉन in which the total angular momentum of the electron is equal to the integral multiple of h/2π where h is the Planck's constant। और यहाँ पर जो आपके पास mvr है वो आपके पास टोटल एंगुलर मोमेंटम है, और वो किसके इक्वल होना चाहिए? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π के, जहाँ पर n जो आपको दिख रहा है यहाँ पर nh/2π, ये n आपके पास है, क्वांटम नंबर आपके पास n होता है जो आपका 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये आपको यहाँ पर बताएगा। n=1 होगा तो फर्स्ट ऑर्बिट है, n=2 है तो सेकंड ऑर्बिट है, n=3 है तो आपका थर्ड परमिसिबल ऑर्बिट है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर n डिफाइन होगा। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पोस्टुलेट था बोर का। देन फाइनली आपका आता है बोर्स का थर्ड पोस्टुलेट। तीसरा पोस्टुलेट क्या कहता है? जैसे हमने कहा था कि एनर्जी जो आपकी रेडिएट होगी
वो आपकी कब रेडिएट होगी, जब आपका हायर परमिसिबल ऑर्बिट से लोअर परमिसिबल ऑर्बिट में आएगा। आपका इलेक्ट्रॉन जब उसी स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तब आपका वो एनर्जी को रेडिएट नहीं कर रहा है। वो कब एनर्जी रेडिएट करेगा, जब आपके वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा, जैसे n=3 से n=2 या n=2 से n=1। ऐसे में आपका वहाँ पर एनर्जी रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, तो क्या लिखा है, नो एनर्जी इज रेडिएटेड बाय द एटम सो लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूज टू मूव इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट। जब तक आपका वो स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तब तक आपका वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। द एमिशन या इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या एमिशन कभी होगा, जब आपका इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम वन परमिटेड ऑर्बिट टू अनदर, तभी आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का या तो एब्जॉर्प्शन होगा या तो एमिशन होगा। मान लेते कि दो स्टेजेस में, दो फेजेस में जो आपकी एनर्जी है वो E1 और E2 है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, E1 माइनस E2 इक्वल्स टू एच न्यू, जहाँ पर न्यू आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी और एच आपके पास क्या हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया। और ये जो आपको इक्वेशन थर्ड दिख रही है, ये इसे हम कहते हैं, ये आपका बोर का थर्ड पोस्टुलेट का मैथमेटिकल इक्वेशन है और इसको हम कहते हैं बोर या आइंस्टीन फ्रीक्वेंसी कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पर बोर्स ने रदरफोर्ड के मॉडल को एक्सेप्ट करने के साथ ही साथ क्वांटम के जो आपके कंसेप्ट थे, जो बोर्स ने जो आइंस्टीन ने दिए थे या प्लैंक्स ने दिए थे, वो भी यहाँ पर अप्लाई करे अपने एटॉमिक मॉडल पे। ठीक है, तो ये आपके बोर्स के थर्ड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग था। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ कैलकुलेशंस आती है जहाँ पर हम रिडबर्ग कांस्टेंट, वेव नंबर, वेवलेंथ कैसे निकालते हैं, ये सब यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर। तो अभी आपकी पूरी कैलकुलेशन है, 3 पोस्टुलेट आपके कंप्लीट हो गए। अब आपके आगे जो भी आएगा वो सब आपका कैलकुलेशन है इस वीडियो पे जो हम देखेंगे। ठीक है, अब देखो इक्वेशन फर्स्ट से जो आपका बोर्स का फर्स्ट पोस्टुलेट था वो क्या था, ये mv² इक्वल्स टू kZe²r²। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट थी, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मैंने यहाँ पर वो लिख दिया, ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया। फ्रॉम इक्वेशन टू से ये था आपका mvr इक्वल्स टू NH/2π। यहाँ से मैंने वेलोसिटी निकाली, किसकी इक्वल है, NH/2π mr के। क्लियर हो गया, इक्वेशन फिफ्थ हो गया। अब इसको हम पुट करेंगे, इसको मैं पुट कर रहा हूँ इक्वेशन फोर्थ में, तो पुटिंग इन इक्वेशन फोर्थ, तो v की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ बनेगा m NH/2π mr का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये, यहाँ से आप क्या निकालो, यहाँ से हमने रेडियस निकाला, रेडियस किसके इक्वल आया, इसके इक्वल आपका आ गया, यहाँ से n² × h² / 4π²m kZe²। तो इसमें आपके बाकी सब कांस्टेंट है, तो आर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n² के। ठीक है, तो जो आपका रेडियाई है फॉर परमिटेड ऑर्बिट्स, परमिटेड ऑर्बिट का जो आपका रेडियस होगा वो आपका किस रेशियो पे होगा, जब n की वैल्यू 1 है तो 1 होगा, n की वैल्यू 2 है तो 4 होगा, n की वैल्यू 3 है तो 9 होगा, n की वैल्यू 4 है तो 16 होगा। तो ये आपके परमिटेड ऑर्बिट्स है, तो इस रेशियो पे आपके रहने वाले हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको दिख रहा है यहाँ पर 1 है फिर 4 है, मतलब जो सेकेंड ऑर्बिट का, दूसरे ऑर्बिट का रेडियस है वो 4 गुना ज़्यादा है देन द फर्स्ट ऑर्बिट। जो आपके दूसरे ऑर्बिट का क्या है, रेडियस है वो 4 गुना ज़्यादा है देन द फर्स्ट ऑर्बिट, ये आपको यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी रेडियस होने वाला है परमिटेड ऑर्बिट का, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे 1:4:9:16, वेर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², वेर n इज डिनोटिंग द ऑर्बिट नंबर या शेल नंबर। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम, अब इस r की वैल्यू, जो आपकी r की वैल्यू यहाँ से निकली है इक्वेशन 6 से, इसकी वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन 5 पे। यहाँ पर आपको दिख रहा है NH/2π mr, तो r की वैल्यू यहाँ से उठा करके यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं। ये आपको जो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 2-3 बार, तभी आपको यहाँ पर ये चीज़ पता चलेगी। वैसे ये पूरा डेरिवेशन आपका क्लास 11th में भी था, सेम डेरिवेशन यहाँ पर है। ठीक है, तो 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो ईजिली आपका यहाँ पर ही हो जाएगा। ठीक है, तो r की वैल्यू उठा करके आपको यहाँ पुट करनी है। यहाँ से आपका v क्या आएगा, देखो हमने यहाँ पर r की वैल्यू उठा करके, ये वैल्यू उठा करके यहाँ पर पुट करी है, तो v इक्वल्स टू क्या बनेगा, NH/2πm तो ऐसे ही रहा, इंटू 1/r है, तो r आपका ये जो नीचे वाला पार्ट है ये ऊपर चले जाएगा और ये वाला पार्ट आपका नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको 2πkZe²/NH। और यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, जो v है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/n के, ये आपका NH है, तो v आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/n के, जो क्या बता रहा है कि वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द ऑर्डर ऑफ द ऑर्बिट। जैसे जैसे आपका ऑर्बिट नंबर इंक्रीज कर रहा है n = 1 2 3 अप टू सो ऑन, वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो आपकी डिक्रीज कर रही है, वो हमें यहाँ से दिख रहा है कि v आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/n के। बाकी सब तो कांस्टेंट है, और डिपेंडिंग आपका एटम कौन सा है z, तो उसके हिसाब से हम एटॉमिक नंबर लेंगे, बाकी सब आपकी कांस्टेंट है। तो v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n। ठीक है, फिर आता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। तो
तो किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगा वो आपका सम होगा काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की हम कैसे बताएंगे, हाफ mv² से बताएंगे, जहाँ पर v हम कहाँ से लेंगे, ये जो आपको v यहाँ पर दिख रहा है ये हम इक्वेशन 4th से उठाने वाले, और इक्वेशन 4th क्या था, अच्छा ये पूरा mv² ही यहाँ पर उठाएंगे। इक्वेशन 4th में हमारे पास mv² है kz²/r के। तो ये जो आपको mv² दिख रहा है ये हम यहाँ से वैल्यू पुट कर रहे फ्रॉम इक्वेशन 4th, तो यहाँ पर आएगा kz²/r, तो ये बन जाएगा kz²/2r। देन आता है आपका पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेशन क्या होती है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द इलेक्ट्रॉन ऑफ द चार्ज -e फ्रॉम इन्फिनिटी टू द डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, इट इज़ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द इलेक्ट्रॉन, जिसका चार्ज आपके पास -e है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ चार्ज z विच इज़ गिवन बाय इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r। जो हमने वर्क डन किया है फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, किसको लाने पे, इलेक्ट्रॉन को लाने पे जिसका चार्ज आपके पास e है, ठीक है, टू अ डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का चार्ज क्या है, ze है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या e है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले जो चैप्टर पे भी देखा था, kze इंटू e/r² इंटू dr, और यहाँ से क्या आएगा आपका -kze²/r। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो टोटल हमें निकालना है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का सम करो। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास ये है kz²/2r, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास ये है, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको, माइनस टाइम kz²/2r। पुटिंग द वैल्यू ऑफ r फ्रॉम इक्वेशन 6th, इक्वेशन 6th क्या था, ये है आपके पास इक्वेशन 6th। तो r की वैल्यू आपकी यहाँ पर ये है, तो r की वैल्यू हमें पुट करनी है कहाँ पर, इसमें पुट करनी है, ठीक है। तो r की वैल्यू पुट करेंगे, हमने r की वैल्यू यहाँ पर पुट करी, और आपको क्या मिला, En इक्वल्स टू, इसके इक्वल आपको यहाँ पर ये चीज़ मिल गया। और ये आपको क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो आपका रिवॉल्व करेगा nth ऑर्बिट में, तो इस इक्वेशन से यहाँ पर हम बताएंगे। और En आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/n² के, मतलब जैसे जैसे यहाँ पर हम ऑर्बिट से दूर जा रहे हैं, मतलब जैसे जैसे आपका ऑर्बिट नंबर इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे आपकी एनर्जी भी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि इट गिव्स द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द nth ऑर्बिट, द नेगेटिव साइन, ये जो आपको नेगेटिव साइन दिख रहा है of the energy shows that energy is required to take an electron away from the nucleus। ये नेगेटिव साइन आपको ये बता रहा है कि एनर्जी हमें चाहिए जब हम न्यूक्लियस को, जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को जब हम न्यूक्लियस से दूर भेजेंगे तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होगी, एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, क्योंकि आपका न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज क्या है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर ले जाने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको En जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रखा है 1/n² के। अब नेक्स्ट क्या है अब यहाँ पर एक जब जनरल सिनेरियो ले रहे हैं कि जब आपका इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फ्रॉम द आउटर n2 ऑर्बिट इनटू द इनर n1 ऑर्बिट, और जो एनर्जी में डिफरेंस आ रहा है, दो ऑर्बिट की एनर्जी में डिफरेंस आ रहा है, जब n2 ऑर्बिट से वो n1 ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप किया, तो वो आपका किस तरह के डिफरेंस हम शो कर रहे हैं, वो आपका लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू की तरह वो आपका डिफरेंस क्या हो रहा है, वो एनर्जी को डिफरेंस वो आपका एमिट कर रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर H न्यू इक्वल्स टू En2 माइनस En1। इसका मतलब क्या है कि जो आपके दो डिफरेंस है एनर्जी पे, जो आपके यहाँ पर ऑर्बिट्स के एनर्जी में डिफरेंस है, ये आपके लाइट के फॉर्म पे एमिट हो रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपकी न्यू है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू बोर्स थर्ड पोस्टुलेट हम क्या लिख सकते हैं, H न्यू इक्वल्स टू En2 माइनस En1। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन आपके आउटर n2 ऑर्बिट से जंप कर रखा है इनटू इनर n1 ऑर्बिट, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर निकाला आपका रिलेशन एनर्जी का और आपके ये nth ऑर्बिट का, जो आपके किसके इक्वल होता है, En इक्वल्स टू माइनस टाइम इतना। अब यहाँ पर हम n2 और n1 ऑर्बिट की बात करें तो हम क्या करेंगे, बस n को रिप्लेस करेंगे n2 से, और जो आपका दूसरा ऑर्बिट है n1 उसको हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पर n1² से, ठीक है। तो क्या था आपके पास यहाँ पर, बाकी सब चीज़ सेम है, बस हमने यहाँ पर En2 की जगह n2 लिख लिया, और En1 की जगह हमने n1 लिख लिया, बाकी सब आपका पूरा सेम है। फिर क्या करेंगे, सबको कॉमन निकालेंगे, 1/n1² आपका अंदर बचेगा, माइनस 1/n2² आपका अंदर बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को अलग कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 2π² me4 k²z²/h², और अंदर आपका यहीं बचा है 1/n1² माइनस 1/n2²। जब हम हाइड्रोजन एटम की बात करें, z इक्वल्स टू 1 आपका एटॉमिक नंबर होगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका, ये जो z है ये आपका 1 होगा, तो ये आपका 1² 1 ही रहने वाला है, ठीक है। फिर क्या होने वाला है, अगर हम k की वैल्यू 1/4πε0 पुट करें तो आपका यहाँ पर वैल्यू पुट करके सब कुछ कट कुट के क्या आएगा,
m e⁴/8 इंटू एच क्यूब और अंदर बचेगा 1/n1² माइनस 1/n2²। वेव नंबर क्या होता है उसको हम म्यू बार के लिए शो करते हैं और किसके इक्वल होता है 1/λ के होता है। और 1/λ को क्या लिख सकते हो μ/c, क्योंकि आपका लैम्डा c/μ होता है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो उसको। ठीक है, तो किसके इक्वल है आपके, ये आपके इसके इक्वल है जो आपके पास RHS है। और यहाँ से आपका ये जो पूरा पार्ट है ये वाला, इसको हम R से डिनोट करते हैं और यही आपका रिडबर्ग कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू आपकी होती है 1.096 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स के। और ये जो आपका रिलेशन यहाँ पर आ रखा है ये आपका सिमिलर है जो यहाँ पर हम बाल्मर्स का फॉर्मूला होता है जिसको हम डिराइव करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला से उसको डिराइव करते हैं बाल्मर्स के, तो वो उसी के जैसा आपका ये पूरा रिलेशन यहाँ पर आता है। तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी और आपका जो ये वेवलेंथ है, वेव नंबर है, वो यहाँ से हम इस इक्वेशन से डिटरमाइन कर सकते। म्यू बार इक्वल्स टू आर इंटू 1/n1² माइनस 1/n2², डिपेंडिंग n1 n2 क्या है। अगर आपका 3 2 जा रहा है या 3 2 2 1 जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर n1 और n2 चेंज होगा। अगर आपका 3 2 2 है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका n3 क्या हो जाएगा, n3 आपके पास होगा यहाँ पर, मतलब n2 यहाँ पर और n1 है तो n2 आपके पास 3 होगा, n1 आपके पास 2 होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लेंगे डिपेंडिंग क्वेश्चन पे। अगर आपके न्यूमेरिकल कोई आ गया तो आपको वहाँ पर दिया होगा कि इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आपका हायर ऑर्बिट होगा वो आपका n2 होगा, जो आपका लोअर ऑर्बिट होगा वो आपका n1 होगा। ये चीज़ आपको समझनी है। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 1.096 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स है। और यहाँ से आप लैम्डा, म्यू और वेव नंबर निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी भी आप यहाँ से निकाल सकते हो इजीली। ठीक है, तो 2-3 बार आपको प्रैक्टिस करनी है, इजीली आपका ये पूरा डेरिवेशन हो जाएगा। बहुत आसान डेरिवेशन है, बस 2-3 बार प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एग्जामिनेशन पे पूछा जाता है बोर्स एटॉमिक मॉडल का क्वेश्चन पूरा डिटेल पे। नेक्स्ट वीडियो पे हम आपके जो स्पेक्ट्रल सीरीज़ है हाइड्रोजन एटम की वो हम डिटेल पे देखेंगे। लायमन, बाल्मर और आपकी पास्टन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एटॉमिक एनर्जी लेवल्स को डिस्कस करेंगे, ये सब नेक्स्ट वीडियो पे देखने वाले। तो इस वीडियो पे हमने बोर्स के पोस्टुलेट देखे, बोर्स की हमने थ्योरी के बारे में डिस्कस किया और जो आपके डेरिवेशंस है इंपॉर्टेंट वो हमने यहाँ पर देखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाकी नोट्स में आपके जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ये यूनिट का, तो तब मैं आपकी वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।